सकरी अंधेरी गली में रिक्शे की रुंझुन कोई हलचल ना पैदा कर सका। अभी तो रात के 9 ही बजे थे, फिर भी गांव में मरघट जैसा और हमारे यहाँ शहर में, अरे वहाँ तो अभी रात जवान है। हाँ भैया, इसी गली में, इसी गली से। रिक्शे से उतर कर बैग को कंधे से लटका कर मैंने रिक्शे वाले को पैसा दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ये मेरा घर के चूने ईंट की दीवार और अपने हार मांस के शरीर में मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। दोनों में जगह जगह टूटन शुरू हो चुकी, और दोनों अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपने आप को समेटने में लगे। स्कूल के दिनों में मैंने पढ़ा था कि विज्ञान में किसी वस्तु को की स्थिति में परिवर्तन होने को कार्य कहा जाता है। तो क्या घर के लिए मेरी तमाम चिंता और भावनाओं का कोई मोल नहीं, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं। विश्वविद्यालय घुसते ही एक छात्र संगठन का पोस्टर मुझे रोज लग रहा था। पोस्टर पर एक बड़ी भगत सिंह की तस्वीर, पीछे उगता हुआ सूरज और बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा हुआ कि शिक्षा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, ना कि केवल व्यक्ति। मैं सोच नहीं पाता। अभी मेरे मानस पटल पर माँ और पिताजी उभर आते, बतियाते, अरे देखना हमारा रतन कुलरतन है, एक दिन हमारा नाम खूब रोशन करेगा। इसे पढ़ाने के लिए जमीन तो क्या, घर बार भी बेच देंगे। माँ, पिताजी और भगत सिंह की इस लड़ाई में हार हमेशा भगत सिंह की। लेकिन इस जीत का क्या अर्थ? क्या मतलब? इस जीत का क्या अर्थ? मेरे कॉमरेड मित्र कहते हैं, देखिए रतन बाबू, आपकी लड़ाई इस सिस्टम में शामिल होने की और मेरी इसे बदलने की। क्या हुआ, हम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद ये लड़ाई हार जाए। जिंदगी को जिंदगी कहने में शर्म है। जो आंखों से टपकता है वो लहू होता है, ना कि वो जो कि रगों में दौड़ फांद कर और रगों में ही रह जाए। शर्म और गर्व। क्या जीवन जीने की चिंता को भी आप स्वार्थी कहेंगे? जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो कैसा शर्म और कैसा गर्व? अक्सर इस तरह की बहसों का अंत क्रोध, शोक, ग्लानि, इस तरह की भावनाओं से होता है। अभी कल दाढ़ी बनाते वक्त घने काले दाढ़ियों के बीच एक उजली सफेद दाढ़ी थी। उम्र की मौन पर चाप और दुश्चिंताओं ने चेहरे की झुर्रियों को बढ़ भी दिया। मेरे पास कोई नौकरी नहीं, एक प्रेमिका नहीं, कोई एक उपलब्धि नहीं जिसकी छांव में मैं पल भर सुस्ता सकूं। क्या मैं बिना कुछ किए ही बड़ा हो गया? अरे माँ इधर, हाँ इधर। माँ कितनी प्यारी लगती है जब जू निकालने के बहाने वो प्यार से सर पे हाथ। हाँ इधर इधर इधर। माँ के पास दो मन होता है, एक के पास अगाध ममता और दूसरे के पास अपार कोफ। माँ कितनी प्यारी लगती है जब वो कहती है, बेटा तू बड़ा हो जा, पढ़ लिख ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस दिन पिताजी से बात हुई। पिता पुत्र की इस बातचीत में फोन का रिसीवर बिल्कुल गीला हो गया।
पिताजी, जी जी प्रणाम। हाँ, यहाँ चिंता की वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, और यहाँ सब ठीक है। पिता पुत्र की बात में ये बात इतनी बार आती कि दोनों तरफ की चिंता और सब। माँ से बात करते समय उस दिन फोन पर उसकी पथराई आंख दिख गई। माँ कह रही थी, बेटा मास्टरनी चाची कहती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट सहकर पढ़ाते हैं वो बच्चे माँ बाप के नहीं होते। मैं सुन्न हो गया, मैं मर गया। ऐसे में भारतीय जनसंचार संस्थान की प्रवेश परीक्षा में टॉप करना मेरे लिए एक झुलसते रेगिस्तान में झमाझम बारिश से कम नहीं थी। लेकिन 30,000 फीस का नाम सुनते ही मेरा गला सूख गया। मैंने कुछ इधर उधर से और कुछ घर से लाने की सोची और मैं घर चला गया। दो मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। कौन है? कौन है की आवाज इतनी ठंडी और बेलोस थी कि एक पल को मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे गरम मिजाज पिताजी की बुलंद आवाज का निश्चय। ऊपर से माँ की हिदायत भी चस्पा थी कि पहले नाम पूछकर पहचान लिया जाए, फिर दरवाजा खोला जाए। जिंदगी और धीमापन मुझे उदास कर दिया। सूखे गले से बस इतनी आवाज निकल पाई, मैं रतन हूं। माँ की वही पुरानी शिकायत, फोन करके नहीं आ सकते थे। सारी औपचारिकताएं खत्म हुई और मैं सोने चला। भोर में जब माँ ने चाय के लिए आवाज लगाई तो मुझे पता चला कि मैं तो सारी रात सोया नहीं। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने रील की तरह घूम गई। भोर के साथ कई सवाल जवाब मेरा इंतजार कर रहे। सुबह की चाय के साथ मैंने पिताजी के चेहरे को गौर से देखा। मुझे याद आया कि मैं एक अपने अतिशय दुबले पतले मित्र को एक्सरे या रिफिल कह के चिढ़ाता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। माँ को देखकर ऐसा लगा कि मानो चूल्हे की आग में उनका चेहरा कुंबला सा गया। माँ पहले जैसी तेज तर्रार नहीं रही। पिताजी चाय खत्म करके खेत की तरफ जाने लगे तो उन्होंने स्वास्थ्य और पढ़ाई के बारे में 2-4 शब्द पूछ बोल लिया और वो चले गए। माँ मानो इसी ताक में थी, लेकिन माँ जो कह रही थी वो मुझे पहले ही उसके कुंबलाए चेहरे और पिताजी के कंकालनुमा हड्डी में बता दिया। खैर, मैं गांव घूमने निकला। मेरे पत्रकारिता में टॉप करने की खबर पूरे गांव को लग चुकी थी, लेकिन इन गांव वालों के लिए पत्रकारिता को समझना उतना ही दुस्साध्य काम है जितना कि योग करना। उनके पास 2-3 मामूली से सवाल। अरे नौकरी लग गई क्या? नहीं तो फिर पढ़ाई कैसी? अरे अब और कितने दिन पढ़ोगे? साथ में उन्होंने रंजन का किस्सा भी सुना दिया जिसने हाल में फौज में रसोइये की नौकरी पाई थी। अरे वो तो तुम्हारी तरह इलाहाबाद दिल्ली भी नहीं रहा, फिर भी गांव से नौकरी लेना कोई मामूली बात थोड़ी है। आज फौज में रसोइये की नौकरी पाए रंजन के सामने मुझे मेरा प्रताप कुछ नहीं। मैं घर जाने लगा तो हमारे पड़ोस वाली चाची मिल गई। चाची प्रणाम। ये मास्टरनी चाची थी। घर जाते ही गृहिणी शुरू हो गई।
अरे बेटा, तुम तो दिल्ली में रहते हो, तुम्हारे संगी सोबत वाले तो बड़े लोग होंगे, उनके पिताजी अफसर नेता होंगे। इन दोनों को कहीं नौकरी लगवा देते तो जब तक जीता तुम्हारा नाम। मैं बस इतना ही बोल पाया, मेरे बस में ये सब कहाँ है। मैं निकलता, मेरे निकलते ही टूटते ही चाची के टूटते ही दो चार शब्द मेरे कानों में पड़े। चाची मास्टर साहब से कह रही थी, अरे इसके बस में कुछ होता तो बेचारा खुद ना कर रहा होता, मैं भी किस किस को अपना दुखड़ा सुनाने लगती हूँ। लगा कि जैसे किसी ने गर्म शीशा मेरे कानों में डाल दिया। मैं घर आ गया। दिन भर की थकान से मुझे नींद आ रही थी, मैं बिस्तर पर ही बस गया। तभी किसी ने पिताजी को आवाज दी। मैंने खिड़की से सब निकाल के देखा तो मेरे गांव के सूदखोर महाजन किशन सिंह और साथ में पिताजी, दोनों में कानाफूसी चल रही थी। ये कानाफूसी तब टूटी जब महाजन ने पिताजी को कहा कि मूल तो मूल, आपने सूद का भी 1 पैसा नहीं दिया है, ऐसा कब तक चलेगा? या तो मेरा पैसा दे या पोखर के बगल वाली जमीन मेरे नाम। मेरे पिताजी रिड़ियाते हुए उससे इतना कह पाए, ये मेरे बच्चों का निवाला है, ये मत छीनिए, आपके पैसे में दे दूं। किशन सिंह चला गया। पिताजी भी सर नीचा किए हुए कमरे में दाखिल हुए। मैं जानबूझकर जोर जोर से खर्राटे भर रही। पिताजी को मुझे देखकर चौंक गए। हाँ, तो मैंने फैसला किया था कि 1 महीने कब घर में रहूंगा तो फिर 1 साल फुर्सत भी नहीं मिली और मेरा गांव से मन उचट गया। मैंने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरे इस निर्णय पे किसी को बहुत ज्यादा दुख या खुशी नहीं हुई। माँ ने बस इतना कहा कि कुछ दिन और रुक जाते और पिताजी ने कहा पैसे की पूछे। मेरे मुंह से ना सुनते ही इस दफा पिताजी पहली बार बरसे, क्यों नहीं चाहिए? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पिताजी की तरफ देखने लगा। आखिर इस कंकालनुमा शरीर में और कितनी जान है? क्या है इसकी ऊर्जा का स्रोत? तो आप हमारे साथ ख्यालों की घोड़ा गाड़ी में चल रहे हैं 1956 के संगीत की राह। कल मेरी ट्रेन थी, इसलिए आज मैं जल्दी से चोर 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 चोर, अरे चोर है, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे चोर है चोर। रात का सन्नाटा तब भंग हुआ जब बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई। लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे। मैं आंगन में आ गया। तभी बगीचे की तरफ खरखराहट हुई। मैं बगीचे की तरफ पहुंचा और मैंने टॉर्च जला। अगले ही पल मैंने टॉर्च दी। ये मेरे पिताजी थे, पसीने से लथपथ, पैर में खरोच। पिताजी ने अपनी जिंदगी की तमाम शक्तियों को समेटा और बस इतना बोल पाए, मसूमात चाची के घर कोई चोर आया। पिताजी गिरने को, मैंने पिताजी को थाम लिया। दोनों बाप बेटे बहुत देर तक रोते रहे। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं कह नहीं पाया, मत रो पापा, मत रो पापा।